आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रवाद, जो कि आपके सिलेबस में भी है कि राष्ट्रवाद का उदय भारत में कैसे हुआ, इसके उदय के क्या क्या कारण थे, इन सारी चीजों को देखना। मेन वही है, राइज ऑफ नेशनलिज्म या इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म क्या था इंडिया में। चूंकि राष्ट्रवाद अपने आप में एक विचारधारा है, इस विचारधारा का जो विकास हम देखते हैं या इसका प्रसार हम देखते हैं या इस कंसेप्ट का आना ही है, वो एक मॉडर्न थॉट है। ये माना जाता है कि राष्ट्रवादी जो विचारधारा है या राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है वो कब की देन है, वो आधुनिक काल की देन है। तो हम जैसे देखते हैं कि बहुत सारे नेशन जो सामने उभर कर आए, यूरोप में ही इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत होती है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके ही हैं कि फ्रांस की क्रांति के बारे में, कि फ्रांस की क्रांति ने किस तरह से जो राष्ट्रवादी भावना थी उसके बीज बोए और जो आगे चलकर जिसने यूरोप में कई राष्ट्रों को जन्म दिया। तो हम यहाँ पर चूंकि इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया देखना है, लेकिन थोड़ा बहुत उसको समझने के लिए हमें राष्ट्रवाद का जो कंसेप्ट है, जो नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है, राष्ट्रवाद का जो कंसेप्ट है, उसको जानना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रवाद आखिर में है क्या। चूंकि नॉर्मली समझ में आ रहा है, बाद लगा हुआ है, यानी एक इज्म लग गया, ये एक विचारधारा हो गई। तो राष्ट्रवादी विचारधारा क्या है या राष्ट्रवाद का उदय कैसे यहाँ पर हुआ, तो हम देखेंगे सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो एकता है, ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एकता किसी भी पर्टिकुलर एरिया में या किसी भी भूभाग में जहां पर लोग रह रहे हैं, उनका जो अपने भूभाग के प्रति लगाव है, जो प्रेम है, वही राष्ट्रवाद है। क्योंकि राष्ट्रवाद का तो एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन है, उसमें जाने के बजाय हम बस इस कंसेप्ट को समझ ले कि राष्ट्रवाद है क्या। बहुत सिंपल वे में अगर हम समझे तो समझते हैं राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र प्रेम है। अगर हमें अपने राष्ट्र से प्रेम है तो वही राष्ट्रवादी विचारधारा है। अब जैसे हम ये देखेंगे कि इंडिया में बोला जा रहा है राष्ट्रवाद का उदय, इसका मतलब क्या, इंडिया पहले कभी राष्ट्र नहीं था, या यहाँ पर राष्ट्रवादी भावना नहीं थी, या यहाँ पर लोगों को अपने राष्ट्र से या अपने देश से या वो अपने जिस भूभाग पर रह रहे हैं उससे प्रेम नहीं था, इनमें आपसी एकता नहीं थी। तो ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर ये देखना होगा कि राष्ट्रवादी जो विचारधारा थी या जो राष्ट्रवादी भावना थी वो किस तरह से पिक पॉइंट पर पहुंचता है मॉडर्न एज में, और बहुत ज्यादा इसकी व्याख्या होने लगती है। और कहीं ना कहीं ये जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, ये माना जाता है कि कॉलोनियल रूल के विरुद्ध या कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में आती है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं। जैसे हम लोग अगर इंडिया के बारे में पढ़ते हैं या इंडिया का ज्यादा हिस्ट्री जानते हैं तो हम लोगों को बस लगता है कि इंडिया ही गुलाम था या इंडिया ही कॉलोनी रही होगी। नहीं, बहुत सारे ऐसे देश थे पूरे विश्व में जो किसी न किसी साम्राज्यवादी देश के गुलाम थे, और वहां पर एकाएक उनके विरुद्ध प्रतिक्रियाएं शुरू हुई। और कुछ कुछ तो ऐसे भी थे कि अगर साम्राज्यवादी नहीं भी हैं तो अपने ही जो निरंकुश शासक हैं उनके विरोध में उन्होंने विद्रोह कर दिया, जो कि हम फ्रांस की क्रांति में बहुत अच्छे से देखते हैं। तो राष्ट्रवादी विचारधारा यहाँ पर इंडिया में उसका प्रचार प्रसार या विकास कैसे हुआ, बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनका मानना है कि भारत में जो राष्ट्रवादी विचारधारा है वो कहीं या जो राष्ट्रवाद का प्रति या राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की ही देन है। क्योंकि अंग्रेजों की कुछ नीतियां ऐसी थी जो जाने या अनजाने में भारत में राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो पहले हम ये भी देख लें कि राष्ट्र जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा से लिया गया एक शब्द है जो कि नेशियो शब्द या नेसो से लिया गया है। तो ये हमें ये चीज समझ में ही आ रहा है कि राष्ट्र का कंसेप्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में था, पूरा ये यूनिवर्सल है। कोई भी विचारधारा जो भी होती है वो यूनिवर्सल होती है। और उसके बाद पर्टिकुलर हम स्पेसिफिक कुछ कुछ रीजन में पढ़ते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि इंडिया में अपने राष्ट्र में किस तरह से यहाँ पर राष्ट्रवादी विचारधाराओं का उदय हुआ या उसका प्रचार प्रसार हुआ। तो उदय के बहुत सारे कारण होते हैं, उसकी एक अलग पृष्ठभूमि होती है। किसी भी चीज का अगर उदय हो रहा है या वो पिक पॉइंट पर पहुंच रहा है तो उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हुई रहती हैं कि वो एकाएक नई चीजों को जन्म दे देती है और उनका उदय हो जाता है। तो हम सबसे पहले इस चीज को समझे कि इंडिया में राष्ट्रवादी विचारधारा थी या राष्ट्रवादी भावना थी कि नहीं, इंडिया एक राष्ट्र था कि नहीं। तो इसे जानने के लिए हम थोड़ा सा एंशिएंट इंडिया में या फिर अपना जो प्राचीन काल है उस पर थोड़ा सा एक नजर डालेंगे कि मान लीजिए इंडिया है जो हमारा, उसमें
क्यों प्राचीन काल में अंग्रेज जो थे वो यहाँ पर मानने को तैयार ही नहीं थे कि इंडिया में कोई राष्ट्र था या यहाँ पर राष्ट्रवादी भावना थी, और उन्होंने इसकी पुष्टि किस इल्जाम पे की या किस बेसिस पे की कि प्राचीन जो भारत है वो यहाँ के जो शासक हुआ करते थे वो निरंकुश एक धर्म को मानने वाले शासक हुआ करते थे, और कुछ विस्तार और उनका जो एक रूपी शासन उस तरह से देखने को नहीं मिलता। कुछ हद तक ये बात सही है कि एंशिएंट इंडिया में जो यहाँ की रियासतें थे या यहाँ के जो राजा महाराजा थे वो पर्टिकुलर अपने अपने क्षेत्र में शासन किया करते थे। राष्ट्र का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए इंडिया है, जैसे आज के कंसेप्ट में ले ले कि क्या इंडिया एक राष्ट्र है, तो हाँ बिल्कुल एक राष्ट्र है। लेकिन अगर हम यही कहें क्या गुजरात एक राष्ट्र है, क्या बंगाल एक राष्ट्र है, क्या राजस्थान एक राष्ट्र है, तो नहीं, वो एक राष्ट्र नहीं। तो इंडिया एक राष्ट्र है क्यों? इंडिया एक राष्ट्र इसलिए है कि उत्तर का जो प्रशासक है अभी के टर्म में एडमिनिस्ट्रेटर या हमारे प्राइम मिनिस्टर या फिर हमारे प्रेसिडेंट जो भी है, उत्तर के जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है वही प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दक्षिण में भी है, पश्चिम में भी वही है, पूरब में भी वही है। सभी कानून व्यवस्था, सभी नियम जो भी इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए एक है, सभी के सभी इंडियन है। उनकी एक स्टेट की तो अपनी पहचान है, लेकिन साथ साथ में पूरा का पूरा इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं वो इंडियन है। तो यही ये बात होता है कि हाँ हमारा जो देश है आज वो एक राष्ट्र है। जैसे इसे हम बहुत एक राष्ट्रवादी भावना या राष्ट्र प्रेम की जो भावना होती है बहुत ही कॉमन एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे आप हिमा दास को ही ले लीजिए, हिमा दास आसाम की है, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रही है, आगे वो अपना पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम कमा रही है। तो क्या इससे खुशी सिर्फ असम के लोगों को ही होगी या पूरे इंडिया के लोगों की होगी? तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा इंडिया उन पर प्राउड करेगा, ये कॉमन बात है। तो यही हो गया राष्ट्रवादी प्रेम की भावना। ऐसा नहीं है कि मेरे क्षेत्र में या हम जिस पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हैं, पूरा का पूरा इंडिया, पूरा अपना देश, पूरे अपने राष्ट्र के लिए जो प्रेम है वही है राष्ट्रवादी भावना। सेम जस्ट इसके अपोजिट में अगर इंडिया में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई दुखद पूर्ण घटना घटती है तो उसका असर हर जगह पर देखने को मिलता है, हर लोग उससे दुखी हो जाते हैं। तो ये भी एक राष्ट्रवादी भावना ही है कि जो भी चीजें हो रही है वो एक रूप में, एक लय में जुड़ी हुई है, उससे हर एक इंडियन उससे प्रभावित होता है। तो हम एकजुट है, एक साथ है, वो चाहे सांस्कृतिक रूप से हम अलग हो, भाषा के क्षेत्र में अलग हो, धर्म के क्षेत्र में अलग हो, उसके बावजूद भी हम एकजुट है, अपने राष्ट्र से प्रेम है, यही राष्ट्रवादी भावना है। और इसी भावना, इसी चेतना का विकास कॉलोनियल रूल में बहुत बड़े पैमाने पर 19वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। उस विकास का या उस विस्तार के हम कारणों को देखेंगे। और अंग्रेजों का ये जो इल्जाम लगाना था कि भारत राष्ट्र नहीं था, उसका रीजन ये था कि मान लीजिए कि कोई एक राजा है प्राचीन काल में, वो उत्तर में शासन कर रहा तो उत्तर का ही राजा है, दक्षिण में शासन कर रहा तो दक्षिण का राजा। पर्टिकुलर कुछ कुछ क्षेत्र में राजा हुआ करते थे, लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय मौर्य वंश को पहला साम्राज्य माना जाता है प्राचीन भारत का, क्योंकि चंद्रगुप्त ने दक्षिण के कुछ हिस्से को छोड़कर और पूर्व के कुछ हिस्से को छोड़कर पूरे भारत पर अपना एक छत्र शासन कायम कर दिया। एक छत्र शासन कायम किया। अशोक के समय में उसका और विस्तार हुआ। समुद्रगुप्त के भी काल में हम देखते हैं विस्तार है। आप जब मुगल काल में आ जाएंगे, मध्य काल में, तो हम अकबर के समय में देखेंगे, औरंगजेब के समय में देखेंगे कि लगभग पूरे के पूरे भारत पर उनका एक अधिकार हो गया था। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी भावना जो थी वो पहले ही से थी, लेकिन उसे एक डिफाइंड वे में या फिर उसे एक पिक पॉइंट पर पहुंचाने वाले कारणों में हम 19वीं शताब्दी में देखते हैं कॉलोनियल रूल को। तो जैसे बहुत सारे इतिहासकारों का मानना भी है कि अंग्रेजों की बहुत सारी ऐसी गतिविधियां थी जिसके वजह से उन्होंने यहाँ पर राष्ट्रवाद को जन्म दिया। तो उदय के कुछ इंपॉर्टेंट कारण हैं, वो देख लीजिए। जैसे पहला ही हम देखेंगे अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। अंग्रेजों की बहुत सारी नीतियां ऐसी थी जिन्होंने यहाँ पर राष्ट्रवाद को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका रोल प्ले की। और इस बात का एविडेंस हमें इसी बात से पता चल जाता है कि इतने सारे मास मूवमेंट हुए हैं मॉडर्न एज में। 19वीं शताब्दी में भारत में इतने सारे मास मूवमेंट बड़े पैमाने पर हुए हैं, और बिना राष्ट्रवादी भावना के ये संभव ही नहीं है कि कोई भी मास मूवमेंट हो जाए जिसमें बहुत सारे लोग आपस में जुड़कर अपने देश के लिए एक कॉमन इनेमी मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध में आंदोलन कर रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं। क्यों? सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए। अगर कोई एक आंदोलन कहीं भी हो रहा है
किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो लोग सब उसमें जुट जा रहे हैं। क्यों? वो अपने नेशन को, अपने राष्ट्र को बचाना चाहते थे इस कॉलोनियल रूल से, इस वजह से। तो अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति तो सबसे पहला कारण बना। जैसे अंग्रेज तो आए थे यहाँ पर व्यापार करने, ये बहुत ही कॉमन चीज है, हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, सब कुछ जानते ही होंगे। तो उन्होंने धीरे धीरे विस्तार करने यहाँ पर शुरू कर दिया, और उनकी जो विस्तार की नीति थी वो बहुत ही भारतीयों के लिए एक विरोधाभासजनक थी। जैसे उन्होंने बहुत सारे रियासतों का विलय करना स्टार्ट कर दिया, जैसे अवध हो गया, आपका सतारा, झांसी, ये सारे चीजों का किस तरह से विलय किया गया, उसकी प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में देखा गया, और वो 1857 की क्रांति में देखने को भी मिलता है। इसलिए 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। यानी बस शॉर्ट में हम इसको डील कर रहे हैं कि अंग्रेजों की जो विस्तारवादी नीति थी, किस तरह से उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर क्षेत्रों पर विस्तार किया, निरंकुश रूप से अपना सैनिक जो व्यवस्था थी उनका प्रयोग करके यहाँ के बहुत सारे क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा कर लिया, बहुत सारी देसी रियासतों को अपने में मिला लिया। तो जाहिर सी बात है, जब देसी रियासत अपने में मिले, अंग्रेजों के जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उनमें मिला लिया गया, तो जनता में एक विरोधाभास की भावना उत्पन्न हुई। तो सारे लोग एकजुट होने लगे, किनके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। ये एकजुट होने की जो भावना है, या एकत्रित होकर किसी एक कॉमन इनेमी के खिलाफ कोई विद्रोह कर देने की जो भावना है, या उनके विरोध में आवाज उठाने की जो भावना है, यही राष्ट्रवादी भावना है। ऐसा हो रहा था कि अवध को मिलाया जा रहा, तो अवध के लोग तो त्रस्त थे ही, क्षुब्ध थे ही इस बात से। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे क्षेत्र थे जहां पर इन आंदोलनों को उजागर किया गया, इन भावनाओं को, राष्ट्रवादी भावनाओं को उजागर किया गया, और सारे लोग एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन किए। तो पहला तो हो गया अंग्रेजों का विस्तार। आप इसमें नॉर्मली कुछ कुछ रियासतों के नाम और उसके साथ किस तरह से उन्होंने डील किया, अवध को कैसे मिलाया गया, सतारा, झांसी को कैसे मिलाया गया, किस तरह से जनता में इसके प्रति क्रोध हुआ और आंदोलन हो गया। तो कहीं ना कहीं एकजुट होने की जो भावना है वो राष्ट्रवादी भावना ही है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, औपनिवेशिक विभेद नीति। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लोगों को अवेयर करने के लिए कि किस तरह से अंग्रेज जो है वो हमारे साथ भेदभाव की नीति कर रहे हैं। भेदभाव की नीति इन द सेंस कि वो अपने रेस को, अपना जो उनका कल्चर है, अपनी जो उनकी जाति है, वो उसे बहुत ही महत्व देते थे और उसे इम्पोर्टेंट समझते थे। और जो भारत के जो लोग हैं उसे वो निम्न दृष्टि से देखते थे। जैसे अगर हम सैनिकों के मामले में ही देख लें तो वो सैनिकों को वो पद, निम्न पद दिया करते थे। उच्च पद जो थे वो सारे के सारे यूरोपियन के पास हुआ करते थे। तो ये एक विभेद की नीति थी, रंग भेद की नीति करते थे। वो अपने आप को व्हाइट और हम इंडियंस को ब्लैक समझते थे, तो रंग विभेद की भी नीति हुई। वो बहुत सारी नीतियों को ऐसे इनेक्ट करते थे, बहुत सारी रूल रेगुलेशन को इस तरह से लाते थे जो कि भारतीयों के लिए फायदेमंद न होकर उनके लिए फायदेमंद होती थी। एक विभेद की नीति का साफ साफ हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है इल्बर्ट बिल विवाद के समय में, जिसमें ये कहा गया कि भारतीय, जिनमें अधिकार दिया गया था कि भारतीय जज जो है यूरोपियन लोगों के भी मुकदमे को सुन सकते हैं, लेकिन इसका यूरोपियनों ने बुरी तरह से बहिष्कार किया और एट लास्ट फिर इसको वापस ले लेना पड़ा कि नहीं, जो यूरोपियन के मुकदमे हैं वो यूरोपियन ही सुनेंगे, भारतीय नहीं सुन सकते, क्योंकि भारतीय उनसे निम्न कोटि के हैं, तो वो कैसे उनको जजमेंट दे सकते हैं। तो ये सारी विभेद नीति इनकी थी। वो कहीं ना कहीं भेदभाव करते ही थे, वो अपने आप को सुपीरियर और हमें इंफीरियर समझते थे, वो चीज हुआ। तो दूसरा एक इम्पोर्टेंट ये हो गया, पहला तो अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, फिर औपनिवेशिक विभेद नीति कि किस तरह से उन्होंने यहाँ के लोगों को दो नजर से देखा और अपना प्रोग्रेस करने लगे, और यहाँ के लोगों को वो कहीं ना कहीं सप्रेस करते जा रहे थे, दबाते जा रहे थे। तो इसके खिलाफ भी लोगों को चेतना जागी कि किस तरह से उनके अधिकारों को दबाया जा रहा है और उनके अधिकार किसी और को दिए जा रहे हैं। क्योंकि देश हमारा, सब कुछ हमारा, रिसोर्सेज हमारे, और सारे के सारे अधिकार मिल रहे हैं किसको? अंग्रेजों को। तो वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया लोगों के राष्ट्रवादी भावना के विकास में। नेक्स्ट हम कारण देखेंगे समाज सुधार आंदोलन। समाज सुधार आंदोलन ने भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। समाज सुधार आंदोलन में क्या हुआ है, हम देखते हैं आधुनिक काल में बहुत सारे समाज सुधारक हुए, जिसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, बहुत सारे थे। इनका क्या था कि हमारे समाज में जो भी चीजें अच्छी चल रही है उनको तो आप अडेप्ट करिए, लेकिन जो चीजें खराब है या कुरीतियों के रूप में है, जो हमारे रीति रिवाज भले ही वो क्यों न कितने भी प्राचीन हो,
वो अगर प्राचीन समय से चले आ रहे हैं तो उनको अब खत्म करना है, जो कि समय के अनुरूप अब नहीं रहे हैं, वो कुरीतियों के रूप में अब कन्वर्ट हो चुके हैं। तो बहुत सारे ऐसे समाज सुधार आंदोलन हुए। यहाँ का जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो जागा कि किस तरह से हम अपने समाज को और डेवलप्ड करें, अंग्रेजों के बराबरी में लाएं, ताकि हम अंग्रेजों से आगे चलकर लड़ सकें। ये सारी चीजें हम देखते हैं समाज सुधार आंदोलन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समाज सुधार आंदोलन लोगों की बौद्धिक चेतना को जागृत करने के लिए, कि आप बौद्धिक रूप से उजागर होइए कि किस तरह से हमें अपने लाइफ को, अपने समाज को उस तरह से एकत्र करना है, एकता के सूत्र में बांधना है और किस तरह से आगे लेकर जाना है। ये समाज सुधारक जो भी थे उनका बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट अब आता है अंग्रेजों का एक रूपी शासन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अंग्रेजों का एक रूपी शासन। इससे पहले इंडिया में कहीं ना कहीं लॉ, रूल एंड रेगुलेशन जो हुआ करते थे, अगर हम एंशिएंट में देखें तो हमें ये देखने को पता चलता है कि नियम कानून जो विधान तो थे, लेकिन कुछ उसमें एक रूपता नहीं थी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम ले लें कि कोई एक जुर्म किया गया है, अगर वो जुर्म कोई ब्राह्मण करता है तो उसे दंड कम मिलता है, और सेम वही जुर्म अगर कोई उसे शूद्र ने किया है तो उसे सबसे ज्यादा दंड मिलता है। क्षत्रिय है तो ब्राह्मण से थोड़ा सा कम दंड मिलेगा, वैश्य है तो उसे ब्राह्मण से थोड़ा ज्यादा दंड मिलेगा क्षत्रिय को, अगर वैश्य है तो उसे क्षत्रिय से थोड़ा ज्यादा मिलेगा, और शूद्र जो है उसको सबसे ज्यादा मिलता था। तो अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं इस बात का भी विरोध किया कि आपकी कोई पर्टिकुलर पॉलिसी नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, और जो है उसमें विभिन्नता है। तो अंग्रेजों ने एक रूपी शासन लागू किया था। वो अंग्रेज जितने भी क्षेत्र को भारत में जीतते जा रहे थे वो अपने एरिया में उसको मिलाते जा रहे थे, और जो पॉलिसी उनकी होती थी वो हर एक क्षेत्र में लागू कर दिया जाता था, रूल से लेकर रेगुलेशन, चाहे वो देहात के लोग रहे हो, चाहे वो शहर के लोग हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, सबके लिए एक। चूंकि लॉ में कुछ डिफरेंसेस तो रहते हैं, कुछ ना कुछ वो रहता है कि कुछ अपर वर्ग के जो लोग होते हैं, अपर क्लास के जो लोग होते हैं, उनको कुछ रियायतें दी जाती है, लेकिन बावजूद इसके नियम कानून सब एक थे। बाद में वो कुछ लूप होल्स रहते हैं, वो बात की बात है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने जितने भी क्षेत्र को जीता था सब पर अपना एक रूपी शासन कायम कर दिया, एक जैसा हर चीज, और जितने भी नियम कानून लागू किए वो भी बिल्कुल एक ही जैसे नियम कानून इन्होंने लागू कर दिए। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या किया, पूरे भारत को एक रूप से बांध रहा था। वो चूंकि अपने प्रशासनिक रूप से एक रूपी वे में बांध रहे थे, लेकिन ये भारत इनकी इन नीतियों की वजह से भी कहीं ना कहीं आपस में एकजुटता, एक रूप में वो एकत्रित होते जा रहे थे और एकता के सूत्र में बनते जा रहे थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट कारण था कि अंग्रेजों का जो एक रूपी शासन था वो राष्ट्रवाद के उदय में भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आता है संचार के साधनों का विकास। संचार मीन्स कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत जरूरी होता है, बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए संचार व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे रेलवे, डाक, तार, चूंकि ये सारी जो भी सुविधाएं थी वो अंग्रेजों के द्वारा ही लाई गई, लेकिन इन सुविधाओं ने भारत में बहुत ही पॉजिटिव वे में काम किया। चूंकि अंग्रेज के इनके अपने लाभ थे, उन्होंने अपने लाभ के लिए ही रेल वो लेकर आए थे, वो डाक भी अपने ही लाभ के लिए लाए थे, तार भी अपने ही लाभ के लिए लाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। अब लोग क्या हो गए, शहरों के लोग जो है वो रेलवे के माध्यम से जो बहुत ही रिमोट एरिया हुआ करते थे वो आपस में जुड़ने लगे, लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने लगे। डाक तार जो होता था वो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर पहुंचाना हो तो वो पहुंचा देते थे। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय हम देखते हैं कि किस तरह से तार के माध्यम से जब अंग्रेजों ने अपने वो पूरा का पूरा उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था, ताकि आंदोलनकारियों के बीच ये जो आपस में जो कनेक्शन है उसको खत्म कर दिया जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है संचार के जितने भी साधन हैं, डाक हुआ, रेल हुआ, तार हुआ, उन्होंने लोगों को एकता के सूत्र में बांधा और वो अवेयर हो रहे थे, वो एक दूसरे से जुड़ रहे थे। तो उन्हें पता चल रहा था, बिहार के लोगों को पता चल रहा था कि गुजरात में क्या है, गुजरात के लोगों को पता चल रहा था कि उत्तर में क्या हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी क्रिएट करता है, और ये कनेक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लोगों के राष्ट्रवादी चेतना के विकास में। अब उसके आगे हम नेक्स्ट कारण ये देख लेंगे कि संचार के साधनों का विकास, ये तो हो गया आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा, चूंकि आधुनिक शिक्षा अंग्रेजों ने यहाँ पर कुछ और ही सोच कर लाया था। उन्होंने सोच रखा था
कि यहाँ के जो लोग हैं वो उनकी सभ्यता और संस्कृति को अपना लेंगे और उन्हें एक भूरी चमड़ी में एक गोरे दिमाग वाले लोग मिल जाएंगे और वो उनसे आसानी से अपना काम ले सकेंगे। तो आधुनिक शिक्षा लाने का उनका जरिया यही था और उनका मेन मोटो भी ये था कि कहीं ना कहीं जो भी क्लर्कियल पोस्ट पे जो काम होते हैं या निम्न श्रेणी के जो काम है उनको भारतीयों को अगर करना है तो कहीं ना कहीं उन्हें आधुनिक शिक्षा को अडॉप्ट करना होगा। तो आधुनिक शिक्षा का एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर है, लेकिन इसका विपरीत असर क्या पड़ता है जो कि भारतीयों के लिए पॉजिटिव हुआ, वो ये कि यहाँ के बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग जो आधुनिक शिक्षा ग्रहण करने यूरोप गए, जब उन्होंने वहां पर देखा, वो ब्रिटेन भी गए, जब उन्होंने वहां पर देखा कि वहां की जो शासन व्यवस्था है वो कितने सुचारू है, वहां के लोग कितने फ्रीडम उनको मिला हुआ है, वो कितने आजाद हैं, कितनी सारी सुख सुविधाओं का वो उपभोग कर रहे हैं। रूलर वहां पर भी वही है, अंग्रेज ही है ब्रिटेन में, और यहाँ पर भी रूलर अंग्रेज ही है, लेकिन दोनों की जो शासन पद्धति है, दोनों की जो जनता है, उस पर अधिकारों को लेकर या रिसोर्सों के उपयोग करने को लेकर बहुत ही वेरिएशन है। भारत के जो लोग हैं वो दबे चले जा रहे हैं और अंग्रेजों का विकास होता चला जा रहा है। तो इन सारी चीजों को जब आधुनिक शिक्षा ग्रहण की गई तो उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है आधुनिक शिक्षा के द्वारा राष्ट्रवादी चेतना के विकास में। वो उनकी चेतनाओं का विकास हुआ, उनका माइंडसेट चेंज हुआ, बहुत सारी वो नई चीजों को जान पाए कि हमारे देश के बाहर में क्या चल रहा है, वहाँ के लोगों का जीवन का स्तर क्या है, हमारे लोगों का जीवन का स्तर क्या है, वहाँ की राष्ट्रवादी भावना कैसी है। इन सारी चीजों को इन्होंने जानना शुरू किया और लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। और चूंकि कुछ पोर्शन में आंदोलन के वक्त राष्ट्रवादी जब भावना उजागर हो रही थी तो आधुनिक शिक्षा का तिरस्कार किया गया था, लेकिन वो अलग उसका एक रीजन था। लेकिन इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव रोल हम देखते हैं राष्ट्रवाद के उत्थान में। अब आधुनिक शिक्षा के बाद अगर हम आए तो पत्र पत्रिकाओं का योगदान, पत्र पत्रिकाओं ने किस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया लोगों को एक साथ जोड़ने में या राष्ट्रवादी भावना को क्रिएट करने में, उसके राइज में। तो वो हम देखेंगे कि बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं का भी वही है, कहीं ना कहीं ये लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई पत्र पत्रिका जो अब लिखी जाने लगी थी, बहुत सारे वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस में लिखे जाने लगे थे, जो यहाँ की देसी भाषा हुआ करते थे उसमें लिखे जाने लगे। जब भी उन्हें कुछ भी विरोधाभास प्रतीत होता था या कुछ भी उन्हें लगता था कि गलत हो रहा है, तो यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग बहुत ही आर्टिकल, ब्लॉग्स अपने लेख के रूप में वो लिखते थे। और देसी भाषाओं में लिखने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, जो यहाँ की आम जनता है वो उसे जान रही है, समझ रही है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। उस समय तो भारत में स्थिति ऐसी थी कि यहाँ के लोगों का शोषण किया जा रहा था और वो अवेयर ही नहीं थे। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि देश में क्या चल रहा है। तो देश में जो भी चीजें चलती है उन्हें जानने के लिए पत्र पत्रिकाओं का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज के टाइम में ही देख ले तो पत्र पत्रिकाएं, ये जो भी सोशल मीडिया है या जो हमारा समाचार है, न्यूज चैनल्स है, टीवी पे जो भी आते हैं, वो सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे माइंडसेट को चेंज करने में, हमारे कंसेप्ट को चेंज करने में, हमारी विचारधाराओं को चेंज करने में। क्योंकि कुछ चीजों से हम इमोशनली जुड़े हुए होते हैं और बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है जो हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं। तो पत्र पत्रिकाओं ने लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना को उत्पन्न करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वो आगे चलकर वो बहुत सारी चीजों को जानने लगे और समझने लगे कि किस तरह से क्या चीजें चल रही है। तो ये एक हो गया कि किस तरह से पत्र पत्रिकाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका, और वो लिखा जा रहा है और वो देश के अन्य भागों तक पहुंचता है। तो जाहिर सी बात है वो इस चीज को जान जाएंगे कि कौन सी घटनाएं कहाँ चल रही है। अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र का मजदूर आंदोलन कर रहा है और वहां के लोगों के साथ कुछ बुरी हरकतें की जा रही है या बुरा व्यवहार किया जा रहा है, तो वहां के मजदूर तो आंदोलन कर ही रहे थे, साथ में देश के जो अन्य भाग थे वो भी उनके लिए उठ खड़े हो रहे थे कि उनके साथ आज हो रहा है तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। और अगर कृषक वर्ग है तो कृषक वर्ग सब एकजुट होकर, उनके साथ और भी जो आम जनता थी वो सारे एकजुट होकर जो हमारे कॉमन इनेमी थे उनके विरोध में उन्होंने आवाज उठाना शुरू किया। तो ये सारे के सारे जो भी एविडेंसेस हम लोग देख रहे हैं कि लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग अपने देश के बारे में जान रहे हैं, लोग अपने बारे में जान रहे हैं, ये सारे के सारे राष्ट्रवादी भावना के उदय के ही निशान थे। उसके बाद हम देखेंगे पत्र पत्रिकाओं के योगदान के बाद अंग्रेजों द्वारा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आर्थिक सामाजिक परिवर्तन में हम क्या देखेंगे, जब जैसे अंग्रेज आए, मिशनरियां आई,
तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के जो समाज थे या यहाँ का जो सामाजिक पैटर्न चलता आ रहा उसमें उन्होंने चेंजेस लाने शुरू किए। उन्होंने धर्म के क्षेत्र में चेंजेस लाना शुरू किया, बहुत सारी रीति रिवाज थे उसमें चेंजेस लाना शुरू किया। इन चेंजेस की वजह से यहाँ का जो वर्ग था वो कहीं ना कहीं अब उन्हें एक विरोधाभासी रूप से देखने लगा, संदेह की दृष्टि से देखने लगा कि ये हमारे क्षेत्र में आकर हमारे ही जीवन को बदल देंगे, ये हमारे धर्म को भ्रष्ट कर देंगे। ऐसी भी बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में आने लगी। तो वो कहीं ना कहीं वो अपनी संस्कृति से और जुड़ने लगे, अपने क्षेत्र से वो और जुड़ने लगे, अपने क्षेत्र के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने सामाजिक जो भी रीति रिवाज थे उनके प्रति इनमें और एकता और उजागर हुई, जो ये आगे चल के राष्ट्रवादी भावना में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आर्थिक परिवर्तन भी बहुत सारे लाए गए, कहीं ना कहीं आर्थिक परिवर्तन भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे जितने भी किसान या कृषक आंदोलन हुए थे उनके क्या कारण थे, सारे के सारे आर्थिक कारण थे, क्योंकि उन्होंने अपने लाभ के लिए बहुत सारे ऐसे लैंड सेटलमेंट लेकर आए, बहुत सारी उन्होंने ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए जो यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही विरोधाभासपूर्ण थी, उनके फायदे के लिए कुछ भी नहीं थी, वो अपना फायदा कमा रहे थे। तो ये सारी चीजें चल रही थी यहाँ पर। तो इनका विरोध करने के लिए, इन सारी चीजों को वो एक साथ आगे चलकर आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं अंग्रेजों का विरोध किया। यहाँ के जो भी लोग थे वो एकजुट हो गए अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, वो एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ आगे उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। तो ये सारे के सारे राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय के कारणों में से माने जाते हैं। तो इस पे थोड़ा थोड़ा 2-2 पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। जिस तरह से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और 5 मार्क्स का आता है तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो अभी के लिए इतना ही, और इससे रिलेटेड नोट्स जो है वो हम सेंड कर देंगे, और आपको हो सके तो वो लिंक पर भी मिल जाएगा। तो ये सब देख लीजिएगा एक बार। फिर नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए इतना ही।